हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 50 क्वेश्चन आपका। इसमें 50 क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो जनरल अवेयरनेस का आपका क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा आपका प्रीवियस ईयर था उसी पैटर्न पर आधारित है और ये एसके झा सर के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर इस 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन सही हो रहा है, इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिए, आप अपना आंसर भी सिलेक्ट करते जाइएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा, ठीक है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दास वंश की शुरुआत भारत में किसने की थी। तो देखिए, दास वंश की शुरुआत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और कब, तो 1206 ईस्वी में किया गया था। बाकी डिटेल आपको बहुत कुछ पता भी होगा क्योंकि अब ये एग्जाम का टाइम आ गया है, तो आपको सब कुछ ये सब पता भी होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की थी। किस बैंक के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एसबीआई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, एसबीआई के द्वारा, और भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, कह रहा है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। तो देखिए, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की शुरुआत किया गया था। और कब, तो 1582 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कब किया गया था दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा, तो 1582 में किया गया था। कुछ भाई के कमेंट आ रहा था कि सर बाइलिंगुअल रखिए। तो देखिए दोस्तों, ये तो टेस्ट बना हुआ है, इसमें तो हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आने वाले हैं जिसमें हम आपको बाइलिंगुअल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो देखिए ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार का जो रक्षा करता है ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च एंड उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार के रक्षा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संघ में किस राज्य को, यानी कि किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो देखिए, कोई भी राज्य को अगर सम्मिलित किया जाएगा भारतीय संघ में तो संसद के द्वारा किया जाएगा। यहाँ से जैसे कि एक्ट पारित हो जाएगा, उसके बाद वो मतलब शामिल किया जाएगा। जैसे कि आपका सिक्किम को शामिल किया गया था तो वो संसद के आधार पर किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच मतलब दर्रा जो स्थित है उसका नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पाल घाट है। ऊपर में क्या है, तो आपका मतलब अन्नामलाई है, सॉरी ऊपर में आप, हाँ ठीक है, ऊपर में अन्नामलाई और नीचे में आपका नीलगिरी है और बीच में जो यहाँ पे जो दर्रा है ये आपका पाल घाट है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया। तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया। कौन सा पार्क, तो फायर पार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध जो है ये स्थित है, तो कहाँ पे, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, कह रहा है यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को कहा जाता है। तो देखिए, इसको क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि कोई देश अपने अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो जो भारत को जो आय आता है, मतलब रुपया जो आता है, उसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो विनिर्माण क्षेत्र का होता है, यानी कि द्वितीय सेक्टर का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कह रहा है कि 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो देखिए, यानी कि ऊष्मा के लिए फॉर्मूला जो होता है Q इक्वल टू में एम सी और डेल्टा टी होता है। देखिए यहाँ पे ये सी जो है ना, इसको मतलब एस भी लिखा जाता है, उससे कोई मैटर नहीं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा आपका, ठीक है। मास तो ये कितना दिया हुआ है, तो 2000 ग्राम। देखिए अब इसको यहाँ पे जो आंसर दिया आपका सब कैलोरी में दिया। अगर किलो कैलोरी में दिया रहता ना तभी आप इसको किलो में कन्वर्ट कर लेते। अगर किलो कैलोरी में नहीं दिया है तो इसको आप ग्राम में ही रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट होता है, ये सी होता है क्या, स्पेसिफिक हीट। तो वाटर के लिए कितना होता है, तो वाटर के लिए होता है 4.2 होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस से कितना हो जाएगा, तो मतलब 10 से 50 मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे वाटर के लिए 4.2 होता है, आप ऐसे एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि वाटर के लिए सी कितना होता है मुझे तो जो याद है 4.2, हालांकि मैं आज चेक नहीं किया हूँ, लेकिन ये 4.2 होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग तो इसमें कोई आंसर नहीं, लेकिन इसको 1 करके ये आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। जो इसका मैं सोल्यूशन देखा हूँ यही है, लेकिन मुझे लग रहा है इसका 4.2 होना चाहिए। इसको हम एक बार कंफर्म करके हम आपको बता भी देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। हालांकि इसको आप एक बार देख लीजिएगा, आंसर अगर यहाँ पे 1 होगा ना तो आंसर ये होगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं 4.2 होना चाहिए, ठीक है। इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पेंडिंग में रहने दीजिए, हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे 4.2 होना चाहिए सी का वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका इस देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया था। तो देखिए आप रजिस्ट्रेशन किए भी होइएगा, तो कोविन को लॉन्च किया गया था। किसको? कोविन को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है क्या होता है। आप ये पढ़े हैं कि F में क्या होता है, R/2 होता है, यही होता है ना। तो अगर इसको इधर कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, R में 2F हो जाएगा। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, ठीक है। ये मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, R में 2F दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का आपका मतलब इसका आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी कि मास कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सल्फर का आपका एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है, तो 16 होता है। मतलब मास नंबर कितना होता है, तो 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो देखिए ऑक्सीजन का भी 32 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इसका हम मास देखें, एगो सिंगल ओ का देखें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये भी तो कितना हो जाएगा, 64। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, कह रहा है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। तो देखिए पौधे में जो प्राथमिक वृद्धि होता है ये किसके द्वारा, तो उसका शीर्ष जो है ना, जैसे कि पौधा का जो शीर्ष होता है यहाँ पे देखते हैं, ये अगर विभाज्य होता है मतलब 1 से 2, 2 से 4 बनता है, तब उसका क्या होता है कि मतलब वृद्धि होता है। तो एक आंसर फिक्स हो गया आपका डी है। और एक कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी भी हो जाएगा। अंतरवर्षीय विभाज्योत्तक होता है तभी भी होता है, मतलब सी और डी जहाँ भी होगा वो सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, कह रहा है कि डैश डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने यानी कि दौलताबाद नाम दिया। तो पहले तो राजधानी को चेंज किया कहाँ, दिल्ली से देवगिरी, और उसके बाद उसका नाम भी बदल दिया दौलताबाद। तो किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसको मतलब पागल बादशाह भी कहा जाता था। तो यही मतलब यही पागलपंती करते थे कि इधर से उधर नाम चेंज करके, और मतलब पहले राजधानी बदलते थे फिर अपना नाम भी चेंज कर देते थे, समझ गए। तो ऐसे आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का जो दीप्तिमान मतलब दीप्तिमान सतह जो होता है, बाहरी सतह, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले बात आपको यही याद रखना है कि नेपच्यून को भी क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और पृथ्वी को बोलते हैं ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन नेपच्यून को भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत डैश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयात भी करता है। मतलब सबसे ज़्यादा उपजाता भी है, सबसे ज़्यादा यूज भी करता है और सबसे ज़्यादा बेचता भी है। तो दाल के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, तो भारत है। सबसे ज़्यादा दाल कहाँ उगता है, तो भारत में उगता है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, कह रहा है 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है। मतलब सरकार चीज़ों को बेच करके कितना धन मतलब जुटाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1,75,000 करोड़ रुपए को जुटाना है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर है, छोटा सा न्यूमेरिकल है देखिए, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या कह रहा है कि 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश क्या हो जाएगा। तो देखिए आवेश मतलब क्या हो जाएगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब चार्ज। तो क्यू इक्वल टू आप क्या पढ़े, क्यू इक्वल टू में आई टी, यही तो पढ़ेंगे ना। और आई यहाँ पे क्या है, तो देखिए आई यहाँ पे क्या है, 1 एम्पियर है, और टी कितना है, तो 1 मिनट बोल रहा है, मतलब ये 60 सेकेंड हो जाएगा। समझिए बातों को। तो 60 कूलम हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब यहाँ पे आप सोचिए कि सर इस डाटा का यूज हुआ ही नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी डाटा दिया रहता है जिसका यूज हमें नहीं करना रहता है, कन्फ्यूजन के लिए दिया रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 60 कूलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है
आपका 22 नंबर कह रहा है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले बात इसका आप एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सेल कौन कौन होता है, तो KLMN आप आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। K के लिए क्या होता है 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और यही हो जाएगा अपना तीसरा। तो यहीं तक अपना काम है, लेकिन इसको भी देख लेते। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 2n², किसी भी सेल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन इतना ही रह सकता है। तो देखिए तीसरा में हमसे पूछा जा रहा था n के जगह ये डाल देंगे, अगर n के जगह ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, तो मतलब 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दूसरा में पूछा रहता तो ये 2 का स्क्वायर 4 और गुने में 2 तो 8 हो जाता। अगर चौथा में पूछा रहता तो 16 दूना 32 हो जाता। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका इस क्वेश्चन 11 को तो हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। ये हम आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे अब वीडियो रोकना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो होता है जहाँ तक हम पढ़े हुए मुझे याद है 4.2 होता है। हालांकि एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको बनाना होगा था, नहीं तो दूसरे वीडियो में हम चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि डैश डैश एक संयोजी ऊतक है। तो देखिए रक्त जो होता है एक संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, और बोन्स भी होता है, हड्डी भी होता है। इस बार DFCCIL के एग्जाम में पूछा गया था स्टेटमेंट में, ठीक है, कि मतलब रक्त होता है संयोजी ऊतक, तो रक्त तो सब जानता है, लेकिन बोन्स भी होता है, जो हड्डी होता है ना वो भी संयोजी ऊतक होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। समझ गए बातों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका कि यानी कि डिओडेनम। डिओडेनम जो होता है किसका भाग होता है, तो डिओडेनम छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत में डिओडेनम होता है, छोटी आंत का भाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी देश बना है। तो मतलब भारत का जो है सबसे ज़्यादा व्यापार 20-21 में किस देश के साथ हुआ है, तो ये चीन के साथ हुआ है। नहीं करते में सबसे ज़्यादा व्यापार जो है चीन के साथ ही हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, क्या कह रहा है देखिए कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो ये किया जाता है पुतली के द्वारा। पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि आप अगर धूप में रहते हैं उसके बाद थोड़ा अंधेरे कमरा में जाते हैं तो थोड़ा देर के बाद आपको दिखाई देता है, क्योंकि धूप के अंदर जब रहते हैं ना तो आपका पुतली मतलब सिकुड़ जाता है, छोटा होता है। जब अंधेरा में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, बढ़ता है, उसके बाद आपको क्लीन वहाँ पर दिखाई देता है। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, कह रहा है कि शिशु नाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो वैशाली में बनाया था, यानी कि राजगिरी में और वैशाली में अपना राजधानी बनाया था। कौन, शिशु नाग ने। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, वैशाली, तो वैशाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपनी आर्थिक समझौतों को निलंबन कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन ने क्या किया है कि आर्थिक समझौतों को निलंबन कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि दियरा भूमि से तात्पर्य है। तो देखिए दियरा भूमि वो होता है कि जैसे कि कोई नदी बह रहा है ना, तो ऐसे दो साइड से धारा बना लेता है और बीच में जो भूमि हो जाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, दियरा भूमि बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो मतलब ये जलोढ़ मिट्टी होगा, जलोढ़ मैदान होगा, तो मतलब ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पटना में देखने के लिए मिलेगा दियरा भूमि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। देखिए यानी कि यूएनओ का इसमें से एक है जो विशिष्ट एजेंसी नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, तो ये तो है अपना, ठीक है। अगला आपका है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये भी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। अगला आपके खाद्य और कृषि संगठन, तो ये भी है, ठीक है। तो ये एक बार आप लूसेंट से भी देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारा एक ही जगह एक ही पेज में दिया गया है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठते रहता है। तो एक दो बार आप देखे रहिएगा ना, तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। समझ गए बातों को। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए लाइक, और मतलब अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो एक अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि ये सब आपके काम का ही क्वेश्चन है, बहुत ही से बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपका तैयारी तो पूर्ण होगा ही, इससे तो ये है कि आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलेगा, थोड़ा क्वेश्चन ताज़ा मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा आपको ये लगेगा कि हम मतलब इतना पढ़ लिए तो हमारा इतना सही हो रहा है, या मतलब इतना सही नहीं हो रहा है तो हमको थोड़ा और पढ़ना है, या दो चार नया क्वेश्चन मिलता होगा तो सीखने के लिए भी मिलता होगा। समझ गए ना बातों को। देखिए अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल प्रथम बार कितने दिनों के लिए लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोग इसमें काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। प्रथम बार 2 महीने के लिए लगाया जाता है, पर इसमें काफ़ी लोग 1 महीना लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय आपातकाल 2 महीने के लिए लगाया जाता है प्रथम बार। और ये कौन से आर्टिकल के द्वारा लगाया था, तो 360 के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। और भारत में अभी तक एक बार भी ये नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, इसको भी आपको याद रखना है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को तीसरी बार
एलन बोर्डर मेडल दिया गया है। तो किस खिलाड़ी को दिया गया? तो स्टीव स्मिथ को दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है, तो पहला ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल यही सही है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है ये बहुत सारे देश के संविधान के स्रोत से लिया गया है, जो जो अच्छा लगा वो सब मिला करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन मिलेगा ना, तो इधर आ जाइए, ठीक है, हम लोग को इधर मिल जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कर देते ताकि थोड़ा आपको देखने में ना मतलब अच्छा रहे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? तो 148 के अंदर ये आते हैं कैग, CAG कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं। तो ये मतलब अब राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, कह रहा है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये कौन सा है? तो किलिमंजारो। आपको ये भी याद रखना है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में? तो तंजानिया में। ऑप्शन ए हो जाएगा, किस देश में? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि भारतीय रेल ने अपनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, भारतीय रेल ने अपनी किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की? तो बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत किया, जिसके वजह से क्या होगा कि प्रदूषण में कमी मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। ये मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली में पड़ता है, यहाँ पे है, ठीक है, कर्नाटक हुबली में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की द्विवार्षिक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है कि किस बैंक को विश्व बैंक का उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है इसलिए आपको ये डिफिकल्ट लगा होगा क्वेश्चन, नहीं तो इसका अगर फुल फॉर्म दिया रहता तो आपको बहुत आसान लगता क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? तो यानी कि उदार ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है इस बैंक को। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशन के लेखक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, नो द एंटी नेशन। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, RSN सिंह के द्वारा। RSN सिंह के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और NTPC CBT 2 में आपका क्वेश्चन का जो लेवल आता है बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं आता है, इसीलिए जैसा क्वेश्चन आता है वैसे ही पढ़िए ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। समझिए बातों को। जैसा CBT 1 में आया था ना, इससे आपका लेवल ऊपर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा लेकिन ऊपर नहीं रहेगा क्योंकि टाइम कम है। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड के। कई बार क्वेश्चन इतना पूछा गया सिर्फ कि 371 जो आर्टिकल है ये किससे संबंधित है? तो ये राज्य के विशेष दर्जा देने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किए? मतलब संसद में कभी नहीं गए प्रधानमंत्री बनने के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में। कई बार इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि EVM का प्रयोग जो है पहली बार किस विधानसभा में किया गया था? तो केरल में। या कब? तो 1982 में। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, यानी कि यहाँ पे 2 बार लिखा गया, एक ही बार होगा, कौन सी अनुसूची में, यानी कि भाषा के बारे में? तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है ये भाषा के बारे में, और 22 मतलब भाषा है संविधान के अंदर। मूल संविधान में 14 था और 8 को जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन आपका 45 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट में सूची में शामिल किया है? तो रेड मतलब लिस्ट के सूची में शामिल किया गया किसको? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अफ्रीकी हाथी को किया है। देखिए इसमें उसको शामिल किया जाता है
देखिए इस संस्था को लगता है कि ये पशु पक्षी या जो भी कुछ है ये अब खत्म हो जाएगा, नहीं बच पाएगा, तो उसी के लिए इसको इसमें शामिल कर दिया जाता है और उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, देखिए यहाँ से मिलेगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। देखिए राम सेतु जो स्थित है कहाँ पे, तो ये यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, पाक जल डमरू हो जाएगा। अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। तो देखिए पहला नंबर पे आपका अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पे मंदारिन है, मंदारिन या चीन भी लिखा रहेगा तभी भी सही है, मतलब इसके ब्रैकेट में आप चीन भी लिख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, क्या कर रहा है कि गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो आपको पता है गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलता है और ऐसे जाकर के कहाँ, तो बंगाल के खाड़ी में गिरता है। तो गुजरात तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि महाराष्ट्र से इधर ऊपर में पड़ जाएगा, तो इससे होकर नहीं गुजरता, बाकी राज्यों से गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जय शाह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डैश डैश की राजधानी पणजी है। तो गोवा की राजधानी कहाँ है, तो पणजी है। तो ये रहा दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन जो जीके जीएससी सेट में दिया गया था, और ये आपका टेस्ट नंबर 2 था। अगर आप पहला नहीं देखे तो देख लीजिए, हमारे पास अभी तक 8 टेस्ट इसका अवेलेबल है। देखिए हम आपको बहुत जल्दी करा देंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और जो हम और कुछ कंटेंट लेकर के आने वाले हैं वो बाइलिंगुअल रहेगा, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NTPC CBT 2 के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।